नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया के बारे में। स्टॉक में बहुत समय से कंसोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ही ज़्यादा गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज स्टॉक में 2% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली और चार्ट पर भारी गिरावट के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी है, स्टॉक कब चलना शुरू होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। अबाउट इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी, यहाँ पर आपको मिड कैप दिखाई दे रहा है लेकिन फिलहाल ये लार्ज कैप कैटेगरी में इंक्लूड हमें दिखाई देती है। यहाँ पर प्राइसेस के हिसाब से गिरावट होती है तो मार्केट कैप ही उसी हिसाब से गिरता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर लार्ज कैप से कई बार मिड कैप हो जाता है, मिड कैप से कई बार लार्ज कैप हो जाता है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली हमें ये लार्ज कैप स्टॉक की कैटेगरी में दिखाई देता है। मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 15,000, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और वहीं पर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। 2.62% की गिरावट आज हमें देखने को मिली। 400 पॉइंट स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 1.4% की गिरावट, 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6% की गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो इतने कंसोलिडेशन के बावजूद 22% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 ईयर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 183% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 55.2 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 42.77 है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले हमें ये महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 13.46 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 5.21 है। तो यहां पर भी सेक्टर के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.62% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.47% हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में तो जैसे कि हम सभी को पता है, हेल्थ केयर कंपनी है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करती है। डायग्नोस्टिक, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल्स और ब्रांडेड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स का इनका पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है। 2017 में 2.96 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 4.2 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 0.27 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट्स हमें 0.59 थाउजेंड करोड़ होते हुए नजर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। 4 साल के अंदर प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.29% है, जबकि अबाउट की 12.48% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 1.4 से बढ़कर 1.78% हो चुका है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री की नेट इनकम मात्र 3.93%, लेकिन अबाउट की उससे कहीं ज़्यादा है, 21% के आसपास है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को एक बार ग्रोथ व्यू पर कंपेयर कर लेते हैं, कैसी सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 14 से करके हमारे पास डेटा है, लगातार यहां पर हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। कहीं पर भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिलती, कहीं भी एक साल भी हमें कहीं पर भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पीबीआईटी हो, पीबीईटी हो या नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट हो, सब में लगातार हमें ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99% यानी 75% के आसपास है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआई इसके पास है 1.34% का इन्वेस्टमेंट, टोटल डीआईए इसके पास है 8.83% का स्टेक, अदर्स यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 14.85% का स्टेक। अगर बात करें फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और मार्जिन को जाने तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 19.81%, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.24 से बढ़कर 14.48 हो चुका है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 22.42 से बढ़कर 24.38 हो चुका है। आरओसी 33 से गिरकर हमें 30.54 होता हुआ नजर आता है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 15.31 से बढ़कर 16.7 हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। करंट रेशियो 3.6 है, क्विक रेशियो 3 है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम
कंपनी में दिखाई नहीं देती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो टोटली डेट फ्री कंपनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 95.08 है। एसेट टर्नओवर रेशियो 125 से गिरकर 115 हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.06 से बढ़कर 7.76 हो चुका है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है, उसमें कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है। लगातार हर साल हमें यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल जाता है और पिछले 2-3 सालों से तो कंपनी हमें स्पेशल डिविडेंड भी देती आ रही है। फिलहाल हमें यहाँ पर कोई भी बोनस या स्प्लिट देखने को नहीं मिला है। फेस वैल्यू की बात करें तो ऑफकोर्स 15,000 का स्टॉक है, तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी फेस वैल्यू में चलता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 18,000 के लेवल पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर गया, वापस गिरावट देखने को मिली, वापस थोड़ी सी तेजी आई, वापस गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत ही समय से 15,000 के लेवल पर ही हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन में आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज ही स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, जो कि दर्शा रहा है कि वीकनेस यहां पर और भी बढ़ती हुई नजर आती है। बहुत समय से सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है और जो वॉल्यूम्स की कैंडल भी बन रही है वो भी आपको यही दर्शाएगी कि काफी समय से हैवी सेलिंग हमें होती हुई नजर आ रही है। बाइंग का तो नामो निशान भी देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ी छोटी मोटी बाइंग होती है, वरना यहां पर काफी दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से हमें सेलिंग होती हुई नजर आती है। अब बात करें यहां पर इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 20.63, जो कि ऑलरेडी हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंटर कर चुका है, तो स्टॉक हमें ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आ चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 32.25। यहां पर भी बहुत ही ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिली है और 32 का नंबर अगर ये 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड कैटेगरी आरएसआई में भी दिखाई दे सकती है। एमएसीडी के क्रॉसओवर के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर भी हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के भी नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 15,680 का लेवल, अपर बैंड है 16,200 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 15,800 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस 16,600 का लेवल है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जो 15,000 का लेवल है उसी के आसपास हमें पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा पिवट सपोर्ट बनकर आता है 14,300 के आसपास का लेवल। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट स्टॉक में बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो जनरली स्टॉक 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और 20 मंथ्स का ईएमए फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 13,850 के आसपास का लेवल। तो ये तो हो गया हमारा रेगुलर एनालिसिस। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि इतना ज्यादा करेक्शन क्यों हो गया, 18,000 के लेवल से स्टॉक 15,000 तक आ चुका है, इतना क्या हो गया और स्टॉक में इतनी हमें आगे भी मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिल रही है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 18,000 के लेवल पर जब स्टॉक गया था तो आपको पता होगा कि स्टॉक में मार्केट क्रैश में गिरावट तो हुई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी अच्छी आई और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर उसके भी ऊपर निकल गया, क्योंकि आपको पता होगा एबॉट ने भी एक कोविड किट के बारे में यहाँ पर बात की थी, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया था, जिसके कारण स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। तो 18,000 पर अपना ऑल टाइम हाई तो लगा लिया, लेकिन उसके बाद गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे कई स्टॉक्स थे, सिर्फ फार्मा में ही नहीं, ऐसे हमें कई एफएमसीजी में भी स्टॉक्स मिल गए जो कि पहले तो ऊपर निकल गए लेकिन उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। फार्मा में आपको पता ही है, एफएमसीजी में भी आपको पता है, जैसे कि नेस्ले हो गया या फिर एचएल हो गया, वहां पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिली थी। तो यहां पर भी ऐसी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा करेक्शन हो गया है, 18,000 के लेवल से ये 15,000 तक आ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, ये हमारे मन में है, क्योंकि ये एक महंगा शेयर दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें लगता है कि 18,000 से 15,000 हो गया, 3,000 रुपीज का करेक्शन हो गया है। लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो अभी तक 20% का करेक्शन भी इसके ऑल टाइम हाई से हमें देखने को नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं अभी भी इतना ज्यादा कोई भारी करेक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, अभी भी 20% तक का करेक्शन, अभी फिलहाल 15,000 का प्राइस है, 18,000 से अगर कैलकुलेट करें तो अभी भी 20% का करेक्शन होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ऐसा अगर
आप सोचते हैं कि बहुत ही करेक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक मार्केट में इतना करेक्शन नॉमिनल होता है, इतना करेक्शन तो होता ही होता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनी में, तो वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उतना करेक्शन तो वहां पर भी हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत यहां पर मुझे दिखाई नहीं देती है। तो ये तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन हो गया जो कि व्याज भी है, लेकिन अब स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब तो स्टॉक में काफ़ी समय से वीकनेस बनी हुई है, काफ़ी समय से 15,000 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आपको बताया, एबॉट इंडिया ये इंडिया की सब्सिडरी है, ये मेन कंपनी, इनका हेडक्वार्टर ये लिस्टेड नहीं है। एबॉट की जो मेन कंपनी है वो बाहर के स्टॉक मार्केट्स में हमें लिस्टेड दिखाई देती है, और एबॉट इंडिया का जो काम है वो सब्सिडरी जो एबॉट इंडिया में जो काम करती है वो कंपनी यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है। जैसे कि नेस्ले की भी अगर बात करें तो नेस्ले ओरिजिनली इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में काम करती है। नेस्ले इंडिया ऐसे रजिस्टर होना पड़ता है और उसको लिस्ट कर दिया है। वैसी सेम सिचुएशन एबॉट में भी हमें देखने को मिली है। तो एबॉट जो लैबोरेटरीज है, एबॉट लैबोरेटरीज, वो कोविड में बहुत ही आगे कामकाज कर रही है, लेकिन एबॉट इंडिया उनकी इंडियन सब्सिडरी का इतना कामकाज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ज़्यादा मोमेंटम हमें यहाँ पर भी पिकअप होता हुआ नजर नहीं आया है। दूसरा रीज़न क्यों हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, वो रीज़न है कि फ़िलहाल जो इसका वैल्यूएशन भी चल रहा है वो भी सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है। ऑफकोर्स स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसका अगर आप एवरेज प्रॉफिट्स भी देखेंगे, CAGR ऑफ प्रॉफिट्स देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का है। पिछले 5 साल का डेटा अगर आप लेंगे तो 20% से ज़्यादा का प्रॉफिट CAGR हमें दिखा देता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें दिखा रहा है। तो फंडामेंटल्स भी बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पर हमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिलती है, इसलिए इसका वैल्यूएशन भी प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है। लेकिन जब भी प्रीमियम वैल्यूएशन वाला शेयर होता है तो वहां पर हमें कई बार टाइम बाउंड करेक्शन देखने को मिल जाता है, और ऐसी सेम सिचुएशन एबॉट में फिलहाल भी हो रही है और पहले भी देखने को मिली थी, जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। 1 वीक के चार्ट में आपके सामने लगा रहा हूं, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2018 की बात हो रही है। 2018 जुलाई के बाद हमें टाइम बाउंड करेक्शन देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल तक हमें चलता हुआ नजर आया था। ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में तभी हमें देखने को नहीं मिली थी। स्टॉक में इसी तरह भारी तेजी देखने को मिली, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और एक ही जोन में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था। फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग थे, कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी, इसीलिए प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ टाइम करेक्शन हुआ। ये दोनों टाइप के करेक्शन है जिसे आपको ध्यान में रखने चाहिए, और दोनों टाइप के करेक्शन में हमें अच्छा फायदा भी उठाना चाहिए। प्राइस गिरता है तो भी बाइंग करते हैं, और टाइम बाउंड करेक्शन होता है उसका मतलब है कि प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है और समय ले रहा है। आपको रिटर्न्स कुछ नहीं मिलते एक समय तक, लेकिन वो एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ हमें नजर आता है और उसके बाद वापस पिकअप हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 साल तक हमें ऐसी सेम सिचुएशन देखने को मिली थी। जुलाई सितंबर तक हमें ऐसी, जुलाई सितंबर से स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 8 9 12 महीने तक ये कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला, और उसके बाद वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। तो ऐसी सेम सिचुएशन फिलहाल भी हमें चलती हुई नजर आती है। अब स्टॉक ऊपर कब जाएगा उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है वो तो चर्चा कर ली, लेकिन कब स्टॉक ऊपर जाएगा उससे इन्वेस्टर को मतलब होता है। तो यहाँ पर इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे वो इसके लिए बहुत ही बड़ा ट्रिगर बन सकते हैं और अच्छी तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले 4 या 5 क्वार्टर के आसपास ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। वहाँ पर हमें सेल्स में कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है, प्रॉफिट में भी कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला है। अब लॉकडाउन की बात करें तो वहाँ पर तो प्रॉफिट गिर गया था और प्री कोविड लेवल पर बिजनेस पहुंच चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी तक कोई ग्रोथ नहीं आई है। इसीलिए यहां पर Q3 के रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या वहां पर हमें ग्रोथ वाली सिचुएशन देखने को मिलती है या नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं तो स्टॉक में अच्छी रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये सारे रीजन तो हमने चर्चा कर ली कि क्यों स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, कब स्टॉक बढ़ सकता है, क्या ट्रिगर होने वाला है, Q3 के रिजल्ट ट्रिगर होने वाले हैं। तो अब ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है। कई लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे जब स्टॉक में न्यूज़ आई थी कि अपना कोविड रिलेटेड किट बनाने वाली है एबॉट इंडिया, तो स्टॉक में हमें बहुत तेज़ी भी देखने को मिली थी। 18,000 के लेवल पर भी स्टॉक पहुंच चुका था। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जो लोग फिलहाल पूछ रहे हैं क्या एग्जिट कर ले, जिन्होंने इस लेवल पर खरीद कर रखा है, तो यहाँ पर अगर आपने खरीद कर रखा है और स्टॉक फिलहाल 15,000 पे मिल रहा है तो फंडामेंटल्स में कुछ भी चेंज नहीं आया है। आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, मेरे पे भरोसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद गूगल पर या कोई अलग अलग साइट पर एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को, वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं मिलेगी, कोई फंडामेंटल में चेंज
नहीं मिलेगा कि क्यों स्टॉक में गिरावट आई है। ये एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट का करेक्शन है। तो अगर आप 18,000 पे खरीदे थे तो अभी तो 15,000 पे स्टॉक अवेलेबल है, तो बेचने का तो मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं बनता। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर ऑलरेडी 15,000 से 15,500 के रेंज में ही की है। अभी भी हमारे रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी भी स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो अभी तो हमने ऑलरेडी एक बाइंग तो कर ली है, एक डिप पे हमने ऑलरेडी बाइंग कर ली है, जो कि है 15,000 से करके 15,500 के लेवल। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं हमें भी, लेकिन स्टॉक में अभी रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर हमें और भी गिरावट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक में सिर्फ अच्छी बात है, ये तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है। टेक्निकली स्टॉक वीक हो चुका है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। 15,000 का लेवल हमें यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है, और 15,000 का लेवल भी ऑलमोस्ट आज हमें टूटता हुआ नजर आया, वॉल्यूम के साथ वो भी। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा लेवल है जो कि एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है? तो मेरा मानना है 14,000 से करके 14,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। उसका रीजन है कि यहाँ पर हमें गैप भी दिखाई देता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मार्केट में रिकवरी आई तो यहाँ पर एक गैप रहता हुआ नजर आता है, जो कि 14,500 के आसपास का गैप है, और 14,000 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट भी यहाँ पर दिखा देता है। इसका जो 20 मंथ्स का ईएमआई है, जहाँ पर जनरली स्टॉक सपोर्ट लेता है, वो भी उसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो स्टॉक 14,000 से 14,500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको गिरावट देखने को मिले तो इस जोन में वापस इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए, शानदार रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसे खरीदा जाता है, जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। हमें हर डिप पर खरीदना चाहिए, इसका डिविडेंड भी शानदार होता है, और रोज़ नहीं देखना चाहिए स्टॉक को। ऐसे जो स्टॉक होते हैं, जो महंगे स्टॉक होते हैं, जनरली एबॉट हो गया, नेस्ले हो गया, या और भी कई महंगे स्टॉक हो गए जो कि 10,000 15,000, वहाँ पर मूवमेंट कंपेरेटिवली हमें कम देखने को मिलती है। अगर आप रोज़ देखना चाहें तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। बाकी लास्ट डिसीजन तो भाई साहब हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।